नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज आपके सामने विज्ञान विषय से चैप्टर नंबर 15 जो कि हम हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। देखिए, वैसे तो हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन कई विद्यार्थियों की रिक्वायरमेंट है कि सर सबसे पहले आप जो इजी चैप्टर है उनको आप कराइए, क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा पर्यावरण, देखिए ये बहुत ही आसान चैप्टर है और ये एग्ज़ाम में कम से कम मार्क्स का ही आता है। इसलिए हमारे कई विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सर सबसे पहले आप हमें 15 और 16 चैप्टर पढ़ाइए। तो हमने आज जो आपको पढ़ाना स्टार्ट करना है वो चैप्टर नंबर 15 है और इसका नाम है हमारा पर्यावरण। देखिए, सबसे पहले मैं आपको पर्यावरण के बारे में बताने वाला हूं कि किसी भी, देखिए हमने यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 डाल रखा है और इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि किसी क्षेत्र की भौतिक, रासायनिक और जैविक परिस्थितियां जिसमें जीव निवास करता है पर्यावरण कहलाता है। देखिए, इस पर्यावरण शब्द के अंदर दो शब्द है, एक पर्या और एक आवरण, यानी कि पर्यावरण यानी कि चारों ओर, यानी कि हमारे चारों ओर फैला जो वातावरण होता है उसे हम पर्यावरण के नाम से संबोधित करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में सिंपल से कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी है जो आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, तो हम उनको आपको साथ साथ बताते रहेंगे। जो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं वो सिर्फ आपको इस चैप्टर से संबंधित कुछ की पॉइंट्स के बारे में बता रहे हैं। देखिए, जैसे हमने इसके अंदर कुछ की पॉइंट्स डाले हैं, लगभग 20 और 25 के लगभग जो है हमारे की पॉइंट्स है। इन की पॉइंट्स के अंदर हम क्या करेंगे, इन की पॉइंट्स के अंदर हम आपको पूरे चैप्टर के बारे में एक बार कहते हैं ना सिंपल से वे में मोटा मोटा समझा देंगे। जैसे पॉइंट नंबर 1 आप देख रही है, इसमें कह रहा है कि पर्यावरण कहलाता है। क्या पर्यावरण कहलाता है कि किसी क्षेत्र की भौतिक, रासायनिक और जैविक परिस्थितियां जिसके अंदर कोई जीव निवास करता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। अब जो ये पॉइंट नंबर 2 है, ये कह रहा है कि विभिन्न पदार्थों का चक्रण पर्यावरण में अलग अलग जैव, भौगोलिक, रासायनिक चक्रों में होता है। देखिए, जो हमारे अलग अलग तरह के पदार्थ होते हैं, अब मैं आपको बताऊं, पदार्थ हमारे यहाँ पर 2 तरह के होते हैं। एक जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं जिनको हम इंग्लिश के अंदर यानी कि साइंस के अंदर बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि वे जटिल कार्बनिक पदार्थ, देखिए हम आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं कि विभिन्न पदार्थ कितने तरह के, 2 तरह के होते हैं। एक मैंने आपको बताया जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं और एक आपके अजैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जैव निम्नीकरण पदार्थ के बारे में बात करने वाला हूं। जैव निम्नीकरण और एक आपका क्या होता है, अजैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो अपघटक कौन होते हैं, जैसे जीवाणु और कवक, यानी कि वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो अपघटकों यानी कि जीवाणुओं द्वारा या कवकों के द्वारा आसानी से यानी कि सरल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं, उन्हें हम जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। और अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं कि वे जटिल पदार्थ जो अपघटकों के द्वारा यानी कि जीवाणुओं के द्वारा
या आपके कवकों के द्वारा सरल पदार्थों में नहीं बदलते, उन्हें हम अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। देखिए, जैव निम्नीकरण पदार्थ का मैं आपको उदाहरण देके बताऊं तो जैव निम्नीकरण पदार्थ जो होते हैं वे क्या होते हैं? जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं जैसे उबले। आपने उबले देखे होंगे गांव के अंदर, ये जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं। या फल के छिलके, ये भी क्या होते हैं? जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं। अजैव की बात करें, अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं भाई? अजैव जो होते हैं जैसे प्लास्टिक, कांच, यानी कि ये जो जीवाणु होते हैं या कवक होते हैं उनके द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होते। इसलिए यहां पर ये कह रहा है कि विभिन्न पदार्थों का चक्रण पर्यावरण में अलग अलग जैव भौगोलिक रासायनिक चक्रों में होता है। देखिए, विभिन्न पदार्थ यानी कि जैव भौगोलिक रासायनिक चक्र क्या होते हैं? आपने जैसे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ा होगा, कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ा होगा, ऑक्सीजन साइकिल के बारे में पढ़ा होगा, और जल एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है उसके बारे में भी पढ़ा होगा। ये सभी जो है आपकी जैव भौगोलिक रासायनिक अभिक्रिया के पोषक तत्व है। देखिए, जैव भौगोलिक रासायनिक चक्रों में अनिवार्य पोषक जो होते हैं वो होता है नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और जल। ये क्या होता है? एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। अब पॉइंट नंबर 4 की बात हम करते हैं। पॉइंट नंबर 4 में वो कह रहा है कि हमारी दैनिक गतिविधियों में ऐसे कई पदार्थ उत्पादित होते हैं जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। देखिए, हमारी जो दैनिक गतिविधियां है, देखिए मनुष्य जो है अपने जितने भी क्रियाकलाप करता है उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो पर्यावरण को प्रभावित करता है। जैसे वो पॉलीथीन बैग को जला देता है। पॉलीथीन बैग से जब जलती है तो वो धुआं उत्पन्न करती है, और धुआं उत्पन्न होने से जहरीली गैसें वातावरण में मिल जाती है जिससे वायु प्रदूषण होता है। मानव क्रियाकलाप के अंदर जैसे मानव जो होता है अपने घर का कूड़ा कचरा जल में बहा देता है जिससे जल प्रदूषण होता है, या मानव अपने जो अपशिष्ट पदार्थ है वो भूमि के अंदर छोड़ देता है, उससे भूमि प्रदूषण होता है। या मानव की कुछ गतिविधियां भी ऐसी होती है जैसे लाउड म्यूजिक सुनना, ये मनुष्य की गतिविधि है जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। तो हमारे दैनिक गतिविधि में कई हमारी गतिविधियां ऐसी होती है जिससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब हम पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा सरल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं। देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था पॉइंट नंबर 2 में कि जो पदार्थ होते हैं वे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ और एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ। यानी कि पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 में जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया उसके बारे में बात कर रहा है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा सरल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं। देखिए, सरल यानी कि सिंपल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। और ये जैव निम्नीकरण पदार्थ जैसे मैंने आपको बताया था, घरों का अपशिष्ट कूड़ा कचरा, और वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा अपघटित नहीं होते उन्हें हम अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। और अजैव निम्नीकरण पदार्थ जो होते हैं वे अक्रिय होते हैं। अक्रिय मतलब ये होता है क्योंकि वे जीवाणुओं के द्वारा और कवक के द्वारा अपघटित नहीं होते।
और अपघटित नहीं होते तो वे लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं और पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारा पर्यावरण जो है उसके अंदर एक पारिस्थितिक तंत्र होता है और वो पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण के अंदर जीवों के अंदर जैसे मानव और अन्य जीवधारी जैसे आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक संतुलन बनाकर रखते हैं। तो ये जो अजैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं ये अक्रिया होकर पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। पॉइंट नंबर 8 की बात करें तो पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव और मानव तथा भौतिक कारक प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए अन्योन्य क्रिया करते रहते। देखिए पौधे जो होते हैं उनको हम उत्पादक कहते हैं। उत्पादक क्यों कहते हैं? आप ध्यान से देखिए पौधे, देखिए ये जो पौधे हैं ये पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें हम स्वयंपोषी भी कहते हैं। और इन पर ही हमारे अन्य जैसे जंतु है, सूक्ष्मजीव है, मानव है, ये सभी निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। अब बात कर रहे थे हम यहाँ पे पौधे जैसे जंतु, सूक्ष्मजीव, मानव और भौतिक कारक जो होते हैं आपस में मिलकर पर्यावरण के अंदर वे क्या करते हैं? अन्योन्य क्रियाएं करते हैं जिससे प्रकृति के अंदर संतुलन बना रहता है। एक जैविक समुदाय, पॉइंट नंबर 9 में देखिए, एक जैविक समुदाय तथा उसके साथ जुड़ा भौतिक पर्यावरण। देखिए जैविक समुदाय कौन सा है? जिसमें जीव होते हैं यानी कि सजीव पाए जाते हैं। कुछ चीजें निर्जीव भी होती है। कहने का मतलब है कि जैसे हम संसाधनों में पढ़ते हैं कि जीवन के आधार पर यानी कि 2 तरह के संसाधन होते हैं, जैव और अजैव। तो ये कह रहा है कि जैविक समुदाय जिसमें जीवन पाया जाता है उनके साथ जुड़ा एक भौतिक पर्यावरण, ये मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करता है। पारितंत्र मैंने बताया था कि जो पारिस्थितिक संतुलन बनाकर रखते हैं। कौन बनाकर रखते हैं? जैविक समुदाय और उससे जुड़ा भौतिक पर्यावरण, वो एक तरह से संतुलन बनाकर रखता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 10 की हम बात करें तो भौतिक कारक जैसे तापमान है, वर्षा है, वायु है, मृदा है और खनिज, ये पारितंत्र के अजैव घटक होते हैं। मैंने अभी डिस्कस किया जैसे पॉइंट नंबर 9 में कि 2 तरह के घटक होते हैं, एक जैव घटक होते हैं। मैं बता रहा हूं 2 तरह के घटक होते हैं, एक जैव घटक होते हैं और एक अजैव घटक होते हैं भौतिक कारक के अंदर। अब इसके अंदर अब यहां देखिए जैव के अंदर तो आपके पा गए जीव जंतु और पेड़ पौधे, जीव जंतु और पेड़ पौधे, ठीक है भैया। और अजैव के अंदर आप यहां पे देख रहे होंगे जैसे तापमान है, वर्षा है, वायु है, मृदा है और खनिज है, ये पारितंत्र के अजैव घटक होते हैं। देखिए जैव और अजैव निम्नीकरण पदार्थ हमने पढ़े और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 तरह के घटक होते हैं। एक जैव घटक होते हैं जिसके अंदर सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे आते हैं और अजैव के अंदर अभी अभी हमने डिस्कस किया कि तापमान, वर्षा, वायु, मृदा और खनिज पारितंत्र के अजैव घटक होते हैं। इसके बाद जब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 11 की, कि हरे पौधे और नील हरित शैवाल जो अपना भोजन है प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो क्या कहलाते हैं भैया? उत्पादक कहलाते हैं। देखिए हमारे जैविक समुदाय के अंदर पेड़ पौधे और जीव जंतु आते हैं और ये क्या करते हैं कि जैसे पौधे हैं और ये जो हरित, नील हरित शैवाल जिसको हम काई बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में काई बोलते हैं, जैसे हमने कुओं में देखा होगा
कई नदियों के आसपास देखा होगा, जहां पे पानी लंबे समय तक ठहर जाता है, वहां पे काई जमना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हमें विज्ञान की लैंग्वेज में शैवाल बोलते हैं। तो हरे पौधे जो है और नील हरित शैवाल जो है अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे हम प्रकाश संश्लेषण की जब बात करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया किस तरह होती है कि वो सूर्य की उपस्थिति में भूमि से जल और खनिज लवण लेती है और सूर्य से प्रकाश लेती है, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करती है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर वो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे बताया कि जो हरे पौधे हैं और नील हरित शैवाल जो है वो हमारी क्या है, वो हमारे उत्पादक है, यानी कि उत्पादन करता है, क्योंकि जो जीव उत्पादकों द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं उन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं, यानी कि उपभोग करते हैं जो जीव। देखिए मैं आपको पिछले पॉइंटों में भी पहले थोड़ा सा बता चुका हूं कि वे जैसे पौधे होते हैं वे उत्पादक होते हैं और अन्य जो जीव होते हैं वे उपभोक्ता होते हैं, क्योंकि वे पेड़ पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उपभोक्ताओं को, जो ये उपभोक्ता होते हैं इनको हम शाकाहारी भी बोल देते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधों से अपना भोजन और उनके अंगों से यानी कि उनके पार्टों से अपना भोजन ग्रहण करती है शाकाहारी जीव कहते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी, क्योंकि ये हमारे पेड़ पौधे और उनके ही भाग खाते हैं केवल। और मांसाहारी जीव वे होते हैं जो एक आपके प्राथमिक उपभोक्ता पर भी निर्भर करते हैं, यानी कि जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी जीव कहते हैं। जैसे शेर की बात करें, शेर चीता ये मांसाहारी है, और सर्वाहारी की बात करें तो वे जीव जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही होते हैं, कहने का मतलब है जो पेड़ पौधे और दूसरे जीव जंतुओं का मांस भी खाते हैं उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। और परजीवी की बात करें, देखिए परजीवी जो दूसरे जीवों पर रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है, जैसे हमने देखा होगा, जैसे लोकल लैंग्वेज में हम चिचड़ जो होता है भैंसों के ऊपर या जीव जंतु के ऊपर, कुत्तों के ऊपर कलीले जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। जो दूसरे पर या मरे हुए या जो सजीव है उन पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम परजीवी कहते हैं। अब विभिन्न जैविक स्तर पर भाग लेने वाले जीवों की श्रृंखला जो होती है वो आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। देखिए पॉइंट नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए कि खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला किसे कहते हैं। जो जैविक स्तर होता है, देखिए जो जैविक स्तर होता है उसके अंदर विभिन्न जीव जो होते हैं वे भाग लेते हैं और वे एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं जिसे हम खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं। स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। ये हमने पॉइंट नंबर 11 में बताया कि जो पौधे होते हैं यानी कि उनको हम स्वयंपोषी भी बोलते हैं क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो स्वयंपोषी सौर ऊर्जा में निहित ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, सूर्य से जो प्रकाश है उससे जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसको ग्रहण करते हैं और उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल लेते हैं और जिससे वे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। अब पॉइंट नंबर 16, एक स्थलीय पारितंत्र। स्थलीय मतलब होता है जो आपका स्थल यानी कि मिट्टी वाला एरिया है। पारितंत्र में हरे पौधे प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लाभ 1% भाग खाद्य श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं। और पॉइंट नंबर 17 में कह रहा है सीधी आहार श्रृंखला की अपेक्षा जीवों के मध्य आहार संबंध
संख्यावित होती है। संख्यावित मतलब होते हैं श्रृंखला से होते हैं, और इन श्रृंखलाओं के जुड़ने से बहुत सारी जब श्रृंखलाएं आपस में शाखाएं के रूप में, जैसे एक पेड़ होता है उसकी शाखाएं होती है, यदि खाद्य श्रृंखला, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ जैसे पौधे की, और पौधे को कौन खाता है भैया, बकरी खाती है, और बकरी को कौन खाता है, शेर खाता है। ये हमारी जो है ये खाद्य श्रृंखला है। लेकिन इस पौधे को आपको मैं बताऊं टिड्डा भी खाता है, टिड्डा, और टिड्डे को मेंढक भी खाता है, मेंढक को सांप खाता है, और सांप को चील खाती है। अब इस चील को शेर भी खाता है, इस चील को आपकी लोमड़ी भी खाती है, और इस लोमड़ी को हमारा शेर भी खाता है, और टिड्डे को चिड़िया खा लेती है, और चिड़िया को लोमड़ी भी खा लेती है, चील भी खा लेती है। तो ये एक तरह से आपका जो है एक जाल की तरह बन जाता है, तो इसको हम खाद्य जाल कहते हैं। एक जाल बन जाता है जिसे हम खाद्य जाल या आहार जाल कहते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 18 देखिए। पॉइंट नंबर 18 में अजैव निम्नीकृत पदार्थ जो हमारे शरीर में संचित होते हैं जिसे जैव आवर्धक कहते हैं। देखिए ये पॉइंट जो है बहुत ही हमारे अहम भूमिका निभाने वाला पर्सन है कि किसी खाद्य श्रृंखला में, देखिए जो खाद्य श्रृंखला होती है उसके अंदर एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के जीवों में हानिकारक अजैव निम्नीकरण पदार्थ जैसे पीड़कनाशी, कीटनाशी जो पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है, उन्हें हम जैव आवर्धक बोल देते हैं। जैसे सिंपल सी बात करें कि जैसे कोई किसान है, और जब कोई किसान अपनी फसल को अत्यधिक उत्पादित करने के लिए उसके अंदर अत्यधिक रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करेगा, तो उस छिड़काव के दौरान उसका 1% भाग जो है, यानी कि उसका 1% कह लो या 10% कह लो, वो भाग उस पौधे के अंदर आ जाता है। और वो पौधे को जब हम खाते हैं तो वे जो रासायनिक या कीटनाशी पदार्थ या जो पीड़कनाशी पदार्थ होते हैं वो भी हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर संचित हो जाते हैं, जिसे हम जैव आवर्धक के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 19 देखिए, ये ओजोन परत से संबंधित है कि सूर्य से आपको पता है बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रे जिसको हम पराबैंगनी विकिरणें कहते हैं, जीवों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, और ओजोन परत इन पराबैंगनी विकिरणों से हमें सुरक्षा पहुंचाती है। देखिए ओजोन परत जो होती है O3 के नाम से हम इसको जानते हैं, ओजोन परत। देखिए ओजोन परत ये सूर्य से आने वाली जितनी भी हानिकारक जो रेडिएशंस होती है, विकिरणें होती हैं, उनको हमारे तक नहीं पहुंचने देती, क्योंकि इससे हमें स्किन रोग भी हो जाता है। और ये जो ओजोन परत है ये धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। उसका कारण क्या है? मानवीय क्रियाकलाप ही उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे CFCs जैसे रसायन ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। कैसे भाई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम आपने सुना होगा, जो हम अग्निशामक यंत्रों में या अग्निशमन यंत्रों में या रेफ्रिजरेटर्स के अंदर या हम AC के अंदर देख पाते हैं। वे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है वे ओजोन परत को धीरे धीरे पिघला रही है, धीरे धीरे क्षति पहुंचा रही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम देखिए, संयुक्त यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पादन को कम करने पर जोर दिया। देखिए UNEP जो है एक हमारी संस्था है, और ये संस्था हमें ये राय देती है कि हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारी ओजोन परत के लिए बहुत ही हानिकारक गैस मानी जाती है, उसको धीरे धीरे
उसका जो यूज है, उपयोग है, उसको धीरे धीरे कम करने के लिए बोल रही है। इसके बाद पॉइंट नंबर 22, हमारे द्वारा उत्पादित कचरा, जैसे हम बात करते हैं जैव निम्नीकरण की और अजैव निम्नीकरण की, हमने बताया था आपको कि मनुष्य 2 तरह का कचरा यानी कि 2 तरह के पदार्थों का निर्माण करता है। अब आप यहाँ पे देखिए, निर्माण तो क्या करता है, वो उसका यूज करता है और वो कूड़ा कचरा जो होता है आपस में मिला भी देता है, तो उससे क्या है, हानिकारक प्रभाव ही पड़ने हैं पर्यावरण पर। तो इसलिए एक आप देखते होंगे, एक होती है ग्रीन डस्टबिन और एक होती है आपकी ब्लू डस्टबिन। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि ये दोनों डस्टबिन क्यों रखी जाती है। ग्रीन डस्टबिन का मतलब है कि आपको इसके अंदर ऐसा कूड़ा कचरा डालना है जो आसानी से जो जीवाणु या कवक है या अपघटक है उनके द्वारा आसानी से अपघटित हो सके। जैसे हम घरों से या जो फल फ्रूट्स सब्जी होते हैं उनके छिलके हैं, उनको इस डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए। और ब्लू डस्टबिन के अंदर जो रीयूज के लिए, जैसे हम प्लास्टिक का देखते हैं, प्लास्टिक्स जो होती है वो लंबे समय तक पर्यावरण में बनी रहती है। यदि वो लंबे समय तक पर्यावरण में बनी रहेगी तो वो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए वे चीजें अलग से डालनी है। और हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। देखिए, कचरा फैलाने में तो हम बहुत ही माहिर है, हमें जो है मतलब कम समय में अधिक कूड़ा कचरा जो है वो फैला देते हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जब हम पढ़ते थे तो हमारे प्रिंसिपल सर बताते थे कि भाई फैलाने वाला एक हो, सफाई करने वाले 100 कर्मचारी हो, तब भी हम इस समस्या से नहीं निजात पा सकते। लेकिन यदि लोगों के अंदर सफाई करने की इच्छा है, साफ सुथरा रखने की इच्छा है, तो वहां पे 100 रहने वाले हो और एक सफाई कर्मचारी हो, तो तब भी कूड़े कचरे का निपटान हम कर सकते हैं। और कूड़े कचरे के निपटान ने भारत सरकार ने, या जो ये भारतीय जनता पार्टी है, इसने 2014 से एक मुहिम चला रखी है कि आपको पर्यावरण स्वच्छ बनाना है। कूड़ा कचरा जो है निगम से आने वाली जो गाड़ियां होती है उसी के अंदर डालना है। वैसे ये स्वच्छ भारत अभियान 1942 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन भारत की जो ये वर्तमान में सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने इस अभियान को और आगे बढ़ाया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो है, हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए उचित से उचित कदम उठाने चाहिए, जिससे कि कचरे जैसी समस्या का कोई गंभीर रूप धारण ना हो। इसलिए हमें अपने जो घरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा है, ना तो नदी नालों में बहाना है, ना ही भूमि के अंदर डालना है, और ना ही उसको खुले क्षेत्रों में फेंकना है जिससे वायु प्रदूषण हो सके। तो हमें क्या करना है, अपने कूड़े कचरे को जो नगर निगम के द्वारा आने वाली या से आने वाली जो आपकी गाड़ियां है उसके अंदर ही डालना है। देखिए, इससे आगे जो है ये हमने इस लेसन के जो लेसन नंबर 15 हमारा पर्यावरण है उसके कुछ महत्वपूर्ण ये बिंदु थे, ये हमने आपको डिस्कस किए। आज के लिए इस क्लास में काफ़ी है। इसके बाद हम इस लेसन से कुछ परिभाषाएं लेके आएंगे जो हम इस लेसन के पार्ट नंबर 2 में डालेंगे। धन्यवाद।